शिव तो वही हैं जो नहीं है। देश समाज में ही एक ऐसी कोई घटना हुई जिस पे मैं सीधी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। यू कैन बी द सोर्स एंड रीजन ऑफ योर ओन हैप्पीनेस। आप बेसिकली खुशी ढूंढते हैं बाहर या किसी और में, जबकि वो होती आपके अंदर है। अगर मेरे अंदर इस बात का अहंकार हो कि जो रचना है वो मेरी है, तो मैं उस रचना का अपमान कर रहा हूँ या उस रचना की प्रेरणा का अपमान कर रहा हूँ। कोई भी रचना कर्म बिना ईश्वरीय प्रेरणा के संभव ही कि हर चुनौती एक अवसर भी होती है, कि व्यस्तता है इसलिए लिखने की आवश्यकता भी उतनी अधिक है। बड़ी चुनौती, घना अंधेरा, संस्कृति को संकट ने घेरा। घूर रहा तम आंख तरेरे, फिर भी कैसा प्रण है मेरा। जो कहता है दसों दिशा से, फूटेगा कल धवल सवेरा। ये पंक्तियां हैं आशुतोष अग्निहोत्री की। संग्रह है कुछ अधूरे शब्द। केवल एक कविता संग्रह नहीं, बल्कि कई पुस्तकों के रचनाकार आशुतोष अग्निहोत्री जी आज साहित्य स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। यह कार्यक्रम है बातें मुलाकातें। मैं हूं जयप्रकाश पांडे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आशुतोष जी। नमस्कार जयप्रकाश जी, और बहुत बहुत धन्यवाद इस स्वागत के लिए। आपको और आपके श्रोताओं को मेरा अभिवादन, नमस्कार। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आशुतोष अग्निहोत्री सिविल सर्वेंट हैं, आईएएस अफसर हैं। 1999 बैच के असम कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। गृह मंत्रालय में अभी कार्यरत हैं, लेकिन यह परिचय जो है वह अधूरा है। एक बेहद अकादमिक व्यक्ति, बेहद संवेदनशील, करुणा और आध्यात्मिकता से भरे हुए एक ऐसे रचनाकार हैं आशुतोष जी, जिनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें कविता संग्रहों की बात करूं तो कुछ अधूरे शब्द से मैंने शुरू किया था। स्पंदन दूसरा कविता संग्रह है। ओस की थपकी यह तीसरा कविता संग्रह है। और अंग्रेजी में लव, लाइफ एंड लॉन्गिंग यह आपका संकलन है। ये 4 कविताओं की पुस्तकें हैं। इसके अलावा जो कहानियों की पुस्तक है द लाइट ऑफ लव एंड अदर स्टोरीज, यह अंग्रेजी में है। लेख जो है आपके कहने के लिए लेख हैं, लेकिन ये संस्मरणात्मक लेख हैं, निबंध भी इनको कह सकते हैं। ललित निबंधों और निबंधों की जो 3 पुस्तकें अंग्रेजी में हैं, उनमें कलर्स ऑफ माई वॉल ये है, लुकिंग एट द स्काइज एंड बियॉन्ड, एसेज एंड रिफ्लेक्शंस हैं, और पीस ऑफ माइंड, अ कंपाइलेशन ऑफ रैंडम थॉट्स। ये पुस्तकें कुल मिला जुला कर आपकी हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बताया, उत्तर प्रदेश में आपका जन्म हुआ। मैं आप ही से जानना चाहूँगा, इस कार्यक्रम के को जो लोग देखते हैं वो जानते हैं कि इसका उद्देश्य रचनाकार से उनके समस्त जीवन कर्म और उनके रचना कर्म को जानना होता है। आशुतोष जी, मैं सबसे पहले सवाल मेरा ये है कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, और ये जो साहित्य है जो कभी कविता के रूप में, कभी लेखों के रूप में, कभी कहानियों के रूप में, कभी संस्मरणों के रूप में आपके अंदर उतरता है और पुस्तकों के रूप में हमारे सामने आता है, उसके बीज कहाँ से पड़े? जयप्रकाश जी, मेरा जन्म कानपुर में हुआ और मेरी शिक्षा दीक्षा भी कानपुर में हुई। प्रारंभिक शिक्षा तो एक स्कूल था, मेलबर्न स्कूल, वहाँ हुई कक्षा 4 तक। और उस कक्षा 5 से लेकर कक्षा 12वीं तक मेरी शिक्षा एक पब्लिक स्कूल था, वहाँ सरपदम सिंघानिया एजुकेशन सेंटर, अंग्रेज़ी माध्यम से मेरी शिक्षा हुई। और फिर मैंने फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स में बीएससी किया और तत्पश्चात अंग्रेज़ी साहित्य में एमए किया। ये सारी जो शिक्षा दीक्षा है, पूरी शिक्षा दीक्षा ये कानपुर में ही हुई। स्कूलिंग मेरी सरपदम सिंघानिया एजुकेशन सेंटर में हुई और कॉलेज क्राइस्ट चर्च कॉलेज कानपुर में हुआ। जहाँ तक साहित्य के बीज कैसे पड़े उसका प्रश्न है, तो मुझे लगता है कि ये बीज लगाने वाले मेरे पिताजी थे,
जो खुद अंग्रेज़ी और हिंदी में लिखते थे। वे अंग्रेज़ी और हिंदी के शिक्षक थे। कानपुर में ही हरसाए जगदम्बा सहाय इंटर कॉलेज में वो पढ़ाते थे और साथ-साथ साहित्य सृजन भी करते थे। लेकिन परिवार और समाज की जो ज़िम्मेदारियाँ थीं, उनके चलते जो उनकी साहित्य साधना थी वो अधूरी रह गई थी। लेकिन कभी-कभी वे कविताएँ लिखते थे और कविता लिखने में जो उनको रस मिलता था, वो उनके चेहरे, उनकी अभिव्यक्ति में साफ दिखाई पड़ता था। तो उन्होंने ही मुझे अच्छे साहित्य से परिचित करवाया। मुझे याद है, इसका उल्लेख मैंने पहले भी किया कि गर्मियों की छुट्टियों में जब उन दिनों पढ़ने की परंपरा हुआ करती थी और लोग समय बिताने के लिए अच्छी पुस्तकें पढ़ा करते थे, तो कक्षा 7 में गर्मियों की छुट्टियों में मुझे उन्होंने मानसरोवर का सेट ला के दिया था और प्रेमचंद की कहानियों से पहला परिचय उस सेट के माध्यम से हुआ था। फिर जैसे पाठ्य पुस्तकों में जो कविताएं होती थीं या जो लेख होते थे, जो कहानियाँ होती थीं, अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों में, तो उनका आग्रह रहता था कि इनके अलावा भी इन लेखकों की तुम और कहानियाँ और कविताएं पढ़ो। उससे तुम्हें जीवन की सूक्ष्मता के विषय में पता चलेगा। और कहीं जैसे कोई त्योहार हुआ या किसी मेले में जाने का सौभाग्य मिला या किसी सर्कस में वो ले गए, तो उस घर आने के बाद वो इस बात को बोलते थे कि अपने अनुभव या जो तुमने देखा महसूस किया उसको दोनों भाषाओं में लिखो, अंग्रेजी में भी लिखो अपने शब्दों में और हिंदी में भी लिखो। तो उससे लगता है कि मुझे धीरे धीरे और आप मेरे अंदर भी ये भ्रम जगा कि शायद मैं भी एक दिन लेखक बनूंगा। और जब शुरुआत में आप तुक बैठाना सीखते हैं, ये सोचते हैं कि चाल ढाल माल पाल अगर आपने समझ लिया तो आपको कविता आ गई, तो उस समय कविता या लिखने का और कवि होने का भ्रम जैसा जागा था। लेकिन आज मैं इस बात को कह सकता हूँ कि मैं अभी भी अपने आप को कवि नहीं मानता हूँ। प्रयास कर रहा हूँ जीवन जीने का, अपने अनुभवों को गहराई से समझने का, जिस किसी से मिलता हूँ उसको समझने का प्रयास करता हूँ, जो घटना होती है उसको समझने का प्रयास करता हूँ और उनको शब्दों में ढालने का प्रयास मात्र है। अब अगर ये साहित्य का रूप ले लेता है तो ये सब ईश्वर की कृपा पिताजी अभी हैं? है। जी। क्या उनको पता है वो आपकी पुस्तकें पढ़ते रहे हैं, पढ़ते हैं? उन्होंने मेरी सारी पुस्तकें पढ़ी हैं और कुछ अधूरे शब्द में मैंने जो उनकी एक कविता थी जिसकी 3 पंक्तियाँ मुझे याद हैं और जो मैंने बचपन से सुनी, मैंने उन पंक्तियों को आगे बढ़ाते हुए उस कविता को अपना बनाया। मैं चाहूँगा कि अगर आप इसको हाँ, हमारे बिल्कुल, दर्शकों के लिए पढ़ सकें। बिल्कुल। चूँकि आपने पिताजी की बात हो रही है जी, और आपके ऊपर जो भी प्रभाव है, आपका मानना है कि वो पिताजी की उस परवरिश की देन है जिसके चलते आप अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में समान रूप से लिख सके। और यह किसी भी पिता के लिए, हम मैं अपने दर्शकों को भी बताऊं जो लोग उम्र के हैं, अपने बच्चों को किताबों से जोड़ने के लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं। यह हमारे जो भी साहित्यकार इस कार्यक्रम में आते हैं, हमारी कोशिश होती है कि आप अगर हमें सुन रहे हैं तो उनके जीवन से कुछ न कुछ आप सीखें। तो आशुतोष जी के जीवन से जो इनके पिताजी की यह किसी भी पिता की ओर से कितनी बड़ी बात है कि वह अपने बच्चे को अगर साथ ले जा रहे हैं तो लौटने के बाद कह रहे हैं कि अपने अनुभव दोनों भाषाओं में दर्ज करो। तो इससे क्या है, एक तो लिखने की हैबिट, दूसरा याद रखने की क्षमता, तीसरा उस परिदृश्य को फिर से प्रस्तुत करने की। तो जो साहित्य का बीज है या लेखन का बीज है, जो कहीं न कहीं आपको जोड़ता है समय से, समाज से, मनुष्यता से, उससे जोड़ने का माध्यम जो बना, तो आप भी सीख सकते हैं, आप भी इस काम को कर सकते हैं, कविता अगर मिल गई जी। हो। कविता का शीर्षक है क्या करेंगे हम न गाएँ। ये उनके व्यक्तित्व का पहलू है कि जो भी चीज़ की जाए उसका ज़्यादा प्रदर्शन ना हो, उसके बारे में किया ज़्यादा जाए, गाया कम जाए। तो उसी पे है क्या करेंगे हम न गाएँ, जो है करना कर दिखाएँ। क्या करेंगे हम न गाएँ, जो है करना कर दिखाएँ। कब विधाता भेद अपना खोलता है, कब विधाता भेद अपना खोलता है। अब यहाँ से कविता मैंने अपनी बनाई।
कि कब विधाता भेद अपना खोलता है, सृष्टि का कलरव स्वयं ही बोलता है। सूर्य निकला और आभा दूर फैली, सूर्य निकला और आभा दूर फैली, हर तरफ आशा यहां भरपूर फैली। सूर्य कब है शोर करता, सूर्य कब है शोर करता, चांद भी चुपचाप रहकर स्वप्न मिश्री घोलता है। कब विधाता भेद अपना खोलता है। शोर करती हैं गरजती कुछ हवाएं, शोर करती हैं गरजती कुछ हवाएं, व्यग्र लहरें भी व्यथा में कुलबुलाएं। किंतु कब तूफान अंबर की बना पहचान, किंतु कब तूफान अंबर की बना पहचान, सागर निधि अतल में जोड़ता है। कब विधाता भेद अपना खोलता है बनाया भव्य मंदिर दिव्य सुंदर, है बनाया भव्य मंदिर दिव्य सुंदर, जोर से उसको पुकारा मंत्र पढ़कर, खूब बजती घंटियां हो, खूब बजती घंटियां हो। किंतु मेरे आर्त स्वर से ही कन्हैया डोलता है। कब विधाता भेद अपना खोलता है, कब विधाता भेद अपना खोलता है। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि जो साहित्य के बीज और संस्कार आपको अपने पिताजी से मिले, सिविल सेवाओं में आपका चयन कैसे हुआ? और उसके बाद जो आपके जीवन की व्याप्ति थी, आपने जो डिग्रियां हैं वो भी अगर आपकी नियुक्तियों को हम देखें तो असम कैडर आपको मिला, वहाँ तमाम ज़िलों में भी आप रहे और वहाँ के महत्वपूर्ण विभागों में जिनमें कॉमर्स है, इंडस्ट्रीज़ है, ट्रांसपोर्ट है, स्पोर्ट्स है, यूथ वेलफेयर है। एक आईएएस अफसर की ज़िंदगी कोई सहज ज़िंदगी नहीं होती और मेरे तमाम नौकरशाह मित्र रहे हैं। मैं जानता हूँ कि बाहर से दिखाई देता है कि बहुत आसान और बहुत सत्ता का जीवन है और बहुत सहज है। लेकिन तथ्यता यह है कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा व्यस्त जीवन होता है और बहुत सारे दायित्व होते हैं। एक तरफ आप ग्राउंड पे जूझ रहे होते हैं, दूसरी तरफ सीनियर अफ़सर होते हैं, फिर उसमें सत्ता और राजनीति भी होती है, मंत्री भी होते हैं, विधायक, सांसद भी होते हैं, तमाम लोगों की अपेक्षाएँ होती हैं। तो इतने व्यस्त जीवन में भी लेखन का जो समय है, वह कैसे निकलता है? और अभी आपने बातचीत में हमारे मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा ये है कि आपने कहा मैं अभी कवि नहीं हो सका हूँ। लेकिन मैं जब आपके रचना कर्म को देखता हूँ तो वह कई खंडों में बँटा हुआ है। आप एक कथाकार के रूप में भी आपकी कहानियाँ बहुत अच्छी हैं। जो आपने निबंध लिखे हैं, ललित निबंध लिखे हैं, उनमें बहुत सारी संस्मरणात्मक अनुभव हैं, वो अलग है, कविताएँ अलग त्वरा की हैं। तो आप तो बहुविध विधाओं में लिख रहे हैं। तो मूलतः आप बतौर लेखक किस तरफ बढ़ना चाहते हैं? किस तरफ बढ़ना चाहते हैं, यहाँ से शुरुआत करेंगे। अ, इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास है नहीं, क्योंकि अगर मेरे अंदर इस बात का अहंकार हो कि जो रचना है वो मेरी है, तो मैं उस रचना का अपमान कर रहा हूँ या उस रचना की प्रेरणा का अपमान कर रहा हूँ। मुझे लगता है, और ये मेरा मानना है, मैंने बार बार कहा है कि मुझे लगता है कि कोई भी रचना कर्म बिना ईश्वरीय प्रेरणा के संभव ही नहीं, बिना उसकी कृपा के संभव नहीं। और एक बार किसी मित्र से एक पुस्तक पर बातचीत के क्रम में मैंने कहा था, और उस पर मैंने एक बाद में एक कविता भी लिखी थी। पुस्तक का नाम था ग्रेस एंड ग्रेविटी। तो मेरा ग्रेविटी और ग्रेस दोनों के कंपैरिजन में, ग्रेविटी यानी कि वस्तुओं या व्यक्तियों का नीचे आना उनकी स्वाभाविक गति, लेकिन उनका ऊपर उठना तभी संभव है जब ऊपर से कोई ग्रेस आए, ईश्वर की कृपा हो। तो लिखना, मुझे लगता है कि रचना जो है, सृजन, एक वैसी ही प्रेरणा से संभव होता है। जहाँ तक आपने व्यस्तताओं की बात की, एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी का जीवन कैसा होता है, उस जीवन में क्या संघर्ष हैं, क्या चुनौतियाँ हैं, या क्या अवसर हैं, क्योंकि हर चुनौती एक अवसर भी होती है। तो मुझे लगता है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा की सुंदरता इसी बात में है कि आप एक मल्टी स्टेक होल्डर सिस्टम में
काम करते हैं, जिसमें कई लेयर्स हैं, और उन लेयर्स के बीच में नेविगेट करना और एक बड़े उद्देश्य में सबको साथ लेकर उस उद्देश्य की प्राप्ति करना, ये उसके लिए संतोष का सबसे बड़ा माध्यम हो सकता है। तो असम में लगभग 20 वर्ष व्यतीत करने के बाद मैं पिछले 4 वर्षों से दिल्ली में कार्यरत हूँ, और इस बात का भी उल्लेख मैंने पहले किया कि व्यस्तता है, इसलिए लिखने की आवश्यकता भी उतनी अधिक है, क्योंकि इतनी सारी शक्तियाँ हैं जो आपके अंदर, जो मनुष्य है, उसे हिलाने में, डिगाने में लगी हुई हैं। तो उसको बचाने का काम भी तो आपको करना है, उसको सहेजने का काम करना है, उसको संवारने का काम करना है। तो वो मुझे लगता है कि साहित्य के माध्यम से संभव होता है। जब आप कुछ लिखते हैं, आप कुछ रचने जैसा करते हैं, रचते नहीं भी हैं तो रचने जैसा करते हैं, तो भी आपके अंदर का जो मनुष्यत्व है वो शायद बचा रहता है, और उसी को बचाने का प्रयास है। विधाएं कब, कैसे, क्यों, इसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं। उद्देश्य से अधिक जो प्रक्रिया है उसको एंजॉय करते हैं। और इन कविताओं का क्या होगा, इन कहानियों का क्या होगा, इन लेखों का क्या होगा, प्रकाशित होंगी तो कैसे, कितने लोग पढ़ेंगे, इसके विषय में ज़्यादा चिंतित नहीं है। लेकिन सिर्फ एक एक कार्य है जो मुझे लगता है कि जैसे कि बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते हैं अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए, या बहुत सारे लोग खेलते हैं अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने, उसी तरह मैं भी शायद अपनी मन की थकान मिटाने के लिए लिखने का काम करता हूँ। तो मुझे इफ़ेक्ट वही मिलता है। तो आपका कहना ये है कि साहित्य आपका एक तरह से स्ट्रेस बस्टर है। बिल्कुल। आपके लेखन में आध्यात्मिकता के तत्व बहुत हैं। अभी भी आपने एक बात कही कि लिखना या ऊपर उठना ईश्वरीय प्रेरणा से ही संभव है। इसके पीछे किस तरह से ये बात आपके लेखन में भी आती है, और लिखने की जो आपकी प्रक्रिया है वह कब और कैसे होती है? मान लीजिए आप अभी बात कर रहे हैं और इस समय तो आप बीच में मान लीजिए कोई थॉट अगर आता है, कोई एक कुछ क्षणों के लिए मैं आपको अवसर दूं, तो आप तुरंत तो उसको लिखने के लिए आपको समय लगेगा। तो यह प्रक्रिया कब है? मतलब वह समय कब है? क्या आप किसी सुचिंतित ढंग से लिखते हैं, किसी तय समय पर लिखते हैं, या विचार जब भी आते हैं उस समय नोट करते हैं? तो उस समय क्या स्थिति होती है? और बहुत सारे मैं चूँकि लेखकों से तमाम बहुत सारे लेखकों से बात करता रहा हूँ, और एक सवाल जो कि अभी हम लोग कैमरे से अलग बात कर रहे थे कि ओडिशा के तमाम आईएएस ऑफिसर, प्रशासनिक ऑफिसर, पुलिस सर्विसेज के ऑफिसर, अखिल भारतीय सेवाओं से जुड़े हुए जो लोग हैं, ओडिशा में, बंगाल में, असम में बहुत सारे लोग प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े होने के बावजूद साहित्य के क्षेत्र में उनकी अपनी व्याप्ति है। लेकिन जब हम उनकी तुलना में भारतीय भाषाओं में, खासकर जिन राज्यों की मैंने बात किया, उनकी तुलना में अगर हम हिंदी के लेख क्षेत्र की बात करें, तो हिंदी में बहुत कम ऐसे अधिकारी रहे हैं जो बड़े अधिकारी रहे हैं और बड़े लेखक के रूप में भी जिनकी पहचान हो। गिनती के नाम हैं हिंदी में। इसकी भी क्या वजह पाते हैं आप? तो फिर मैंने 2 सवाल पूछा। आपसे बातचीत करने में ये एक आश्चर्य की बात है कि मैं एक सवाल पूछ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, आपके 2 सवाल हैं। एक तो ये है कि कब लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? किसी नियत समय पे लिखते हैं? लिखने की कोई प्रक्रिया है भी या नहीं? और दूसरा प्रश्न ये है कि हिंदी में जो अधिकारी हैं, वो अधिक क्यों नहीं लिखते, या लिखते हैं तो अ, अपने आप को उस तरह से स्थापित क्यों नहीं कर पाते, जैसा कि उड़िया या अन्य भाषाओं के अधिकारियों ने किया है, साहित्यकारों ने किया है। पहले प्रश्न के उत्तर में यही कहेंगे कि ऐसा कोई नियत समय या प्रक्रिया नहीं है, लेकिन चूंकि व्यस्तता है, एक ऐसे मंत्रालय, एक ऐसे विभाग में काम कर रहे हैं जहाँ पर आपको कर्म की प्रधानता
देते हुए आपको अपना समय निर्धारित करना है, और उस कर्म की डिमांड्स भी हैं। उसमें आपका समय 12 10 11 12 घंटे तो जाता ही है। अब उसके बाद जो आपके पास समय बचता है, वहाँ जाने से पहले और वहाँ से आने के बाद, उनमें आप और भी दूसरे काम कर सकते हैं। उस तरह का कोई शगल है नहीं, कहीं बाहर जाना नहीं है। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, ऑफिस का काम और घर परिवार की चिंता। तो घर से ऑफिस से लौटने के बाद थोड़ा समय बच्चों के साथ व्यतीत किया, उनकी हल्की फुल्की बातें, उनके स्कूल के अनुभव सुने, अपने आप को फिर उसी दौर में ले गए जब हम खुद बच्चे थे, और उससे थोड़ा सा मन और ताज़ा हो जाता है। और उसके बाद रोज़ कुछ न कुछ लिखने का प्रयास करते हैं। तो उसी समय लिखा जाता है जब विचार आता है या भाव उत्पन्न होता है, या उसे बाद में लिखा जाता है। इस पर वर्ड्सवर्थ ने जब उनके लिरिकल बैलेड्स के इंट्रोडक्शन में उन्होंने कहा था कि पोइट्री इज एन ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस, ऑफ इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। तो कोई भाव आया, उसने आपके मन मानस को कहीं ना कहीं छुआ, उसे प्रभावित किया, लेकिन जब उसे आप अपने शांत चित्त से उसके बारे में सोचते हैं, तब शायद कविता का जन्म होता है। एक कविता की परिभाषा ये है। दूसरी कविता की परिभाषा ये है कि जिस समय आपको उस भाव ने छुआ, उद्वेलित किया, उसी समय छंद का जन्म हुआ, जैसा कि वाल्मीकि जी के साथ हुआ था, मानिषाद प्रतिष्ठाम त्वंगम शाश्वती समा। तो मुझे लगता है कि दोनों ही संभव है। और कभी कभी जब आपके पास समय होता है, जैसे कि मैं फ्लाइट में लिखता हूँ या रात में लिखता हूँ, नाइट और फ्लाइट। और कभी कभी अभी हाल फिलहाल में सुबह सुबह अगर आँख खुल गई और आप बैठे हैं, तो उस समय भी शायद किसी कविता का जन्म हो जाता है। तो तीनों ही परिस्थितियाँ हैं। कभी कभी अचानक कोई भाव इतना गंभीर है, इतना तीव्र है कि उसे प्रतीक्षा करनी ही नहीं है, और वो आपको प्रतीक्षा करने नहीं देगा, तब शायद कविता उस समय जन्म ले। लेकिन फिर भी कर्म की प्रधानता तब भी रहेगी। मैं अपने जो मेरा कर्म जगत है, जो मेरा प्रोफेशन है, उसे निगलेक्ट करके मैं नहीं लिखना चाहता, क्योंकि वो उस प्रोफेशन के प्रति अन्याय होगा जिसने मुझे इतना कुछ दिया। लेकिन फिर भी जो मेरे अंदर का सर्जक है, वो जितना समय उसको मिलता है, जब मिलता है, तब अपने आप को अभिव्यक्त करने का प्रयास कर लेता है। दूसरा प्रश्न है, हिंदी में इतने अधिकारी क्यों नहीं जिन्होंने साहित्य की साधना की या साहित्य जगत में अपना नाम बनाया, और उड़िया में क्यों है? मुझे लगता है कि उड़िया भाषा हो या बांग्ला हो या असमिया हो, चूँकि मैं असम काडर का हूँ, तो मुझे लगता है कि इसमें समाज का बहुत बड़ा योगदान होता है, परिवेश का बहुत बड़ा योगदान होता है। असम की बात करते हैं तो असम में साहित्य, संगीत, संस्कृति, इसके प्रति जो है लगाव उत्पन्न, मुझे लगता है कि बचपन से ही कराया जाता है। और समाज जो उसको स्वीकृति देता है, जो मान्यता देता है, वो शायद हमारे उत्तर प्रदेश में या बिहार में जो उसको स्वीकृति दी जाती है उससे कहीं अधिक है। फिर दूसरी बात यह है कि जो साहित्यकारों का या शिल्पकारों का या कलाकारों का जो समाज में नेतृत्व देने का जो जो उनकी क्षमता है, या उस नेतृत्व देने की क्षमता की जो स्वीकृति है, वो उन प्रदेशों में अधिक है, जो शायद इस तथ्य में परिलक्षित होता है कि वहाँ जो अधिकारी भी हैं वो अच्छे लेखक या अच्छे साहित्यकार बन पाए। मैं यहाँ से एक सवाल मैं सवाल क्या एक घटना भी बताऊंगा आपको। रमाकांत रथ जी 57 बैच के आईएएस अफसर ओडिया से उन हुए थे। उनकी एक किताब है श्री राधा, जिस पर उनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले, अकादमी पुरस्कार भी मिला था। तो उनसे एक बार ऐसी ही अनौपचारिक बातचीत हो रही थी, जिसमें मैंने उनसे पूछा कि उनकी लेखन प्रक्रिया कब शुरू हुई। तो उन्होंने कहा कि वो सिविल सर्वेंट बन गए थे और एक बार उनको बांग्लादेश ऑफिशियल विजिट पर गए थे, और ढाका में समुद्र के किनारे
एक बंगले में वो रुके हुए थे। रात का समय था, पूर्णिमा का समय था, ज्वार आया हुआ था और उनको अचानक यह लगा कि अगर मान लीजिए यहाँ कुछ ऐसा घटे कि मैं न रहूँ, तो कल को मुझे कौन याद करेगा? और वहाँ से उन्होंने ये बात सोचते-सोचते उनको नींद नहीं आई और फिर 4 बजे उनको लगा कि शायद मैं अगर लिखूँ कुछ, तो मैं लेखक अमर हो सकता है क्योंकि हम आज जिन लोगों को याद करते हैं, वो लेखक और दार्शनिक हैं जो हमेशा अमर रहते हैं। उसके बाद उनका कहना था कि उन्होंने ये सोचा कि लिखना हो तो क्या लिखा जाए? तो लिखा जाए तो प्रेम उनको समझ में आया कि प्रेम एक ऐसा तत्व है जो अमर हो सकता है, प्रेम पर लिखा जाना चाहिए, ये कभी खत्म नहीं होता। और प्रेम पे क्या लिखा जाए तो उनको लगा कि कृष्ण और राधा का प्रेम जो है वह ऐसा अप्रतिम प्रेम था, जिसमें दोनों को पता था कि हम एक-दूसरे को नहीं मिलेंगे, फिर भी उनका प्रेम एक-दूसरे के साथ उसी रूप में था। उसके बाद वो श्री राधा कृति का जन्म हुआ। मैं जानना चाहूँगा कि आशुतोष जी की नज़र में अगर मैं पूछूँ तो साहित्य की क्या भूमिका है? साहित्य क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अभी हम लोगों ने जो बात की, जो वहाँ से ये सवाल उठा था हिंदी और असमिया और ओड़िया और दूसरी भाषाओं में साहित्यकारों के महत्व का, यह केवल अधिकारी और साहित्यकार की बात नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आपसे मैं पूछूँ क्योंकि आप एक प्रशासनिक अधिकारी भी हैं और युवाओं को बड़ा सिविल सर्विसेज हमेशा एक ऐसा अ, जॉब रहा है जो भारत में लगता है मुझे कि सबसे आज के समय में भी जब निजी क्षेत्र बहुत ज़्यादा सैलरी के साथ आता है तब भी आईएएस के प्रति, सिविल सर्विसेज के प्रति युवाओं का क्रेज़ बहुत है। तो अगर आप साहित्य के बारे में कुछ कहेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे जो युवा दर्शक हैं, वो उसको अंगीकार और आत्मसात करने की कोशिश करेंगे या कुछ सीखेंगे। साहित्य आपकी दृष्टि में क्या है? साहित्य मेरी दृष्टि में व्यक्ति को बेहतर बनाने का सबसे सशक्त माध्यम। अगर आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं तो साहित्य की समझ से वो और आसानी से संभव हो सकता है। एक साहित्यकार ही है जो अपने आसपास की या अपने अंदर की अपूर्णता से व्यग्र रहता है। वो चाहता है कि ये पूरा हो जाए, ये और सुंदर हो जाए। तो सुंदरता का जो लक्ष्य लेकर वो चलता है, उससे वो साहित्य की साधना करता है, साहित्य की रचना करता है। बच्चन जी ने एक जगह कहीं कहा है कि मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। शैली ने भी कहा पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो मुझे लगता है कि साहित्य की सबसे बड़ी भूमिका तो यह है कि वो आपको आदर्श से परिचित कराता है। आदर्श यथार्थ बनेगा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन एक आदर्श स्थिति है तो हो तो सकती है। तो वो है और हो तो सकती है, इसका परिचय अगर कोई करवाता है तो वो एक अच्छा साहित्य कराता है। मनुष्य की संवेदनाएं सुरक्षित रखने में, उन संवेदनाओं को और बढ़ाने में, गहरा बनाने में, रिश्तों की गंभीरता समझाने में, जो जैसा है उसको वैसा बिना किसी मत दिए, बिना किसी ओपिनियन दिए उसको स्वीकार कराने में साहित्य की बहुत बड़ी भूमिका है। साहित्य किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति एम्पैथी या सिंपैथी उत्पन्न कराने में सहायक होता है। आप ऐसे क्यों हैं? आपका व्यवहार ऐसा क्यों है? आप अगर मेरे जैसे नहीं हैं, आपके उस मेरे जैसे ना होने में आपके बैकग्राउंड का क्या योगदान है, आपकी परिस्थितियों का क्या योगदान है? वो हम तब समझेंगे जब हमने नॉवेल में सभी कैरेक्टर्स को अप्रिशिएट किया कि उसके अंदर का ग्रे है तो क्यों है? उसमें भी क्या उसकी विवशता थी? वो ऐसा था तो नहीं लेकिन हो गया। तो मुझे लगता है कि इन सब बातों के लिए साहित्य जिम्मेदार है और उसकी ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये काम करता है। तो साहित्य की बहुत बड़ी भूमिका है। आपके प्रिय साहित्यकार कौन से हैं और कौन सी कृतियाँ हैं जिन्होंने आपको गढ़ा मैं कहूँ कि शुरुआती जिनसे आप आज भी मुझे लगता है कि बहुत सारी कृतियों के बीच भी कुछ कृतियाँ ऐसी होती हैं जिनको हम अपने जीवन भर अपने साथ चलते हैं
उससे पहले आपने श्री राधा की बात की और प्रेम की बात की, तो अचानक जो है मुझे याद आ गया कि कृष्ण पर एक लिखी एक कविता में मैंने प्रेम को परिभाषित करने का आप प्रयास उसको सुनाइए किया। भी। प्रेम को सिर्फ एक हाँ एक स्टैंजा है। जी। उसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि कृष्ण और राधा ने हमें क्या सिखाया। उसमें यह है कि जो प्रेम हृदय की सीमा के अंदर बंध जाए, प्रेम नहीं। जो प्रेम हृदय की सीमा के अंदर बंध जाए, प्रेम नहीं। जो प्रेम बिखर कर काजल से आंखें रंग जाए, प्रेम नहीं। जो हृदय बना दे सागर सा, फिर उससे छलके, प्रेम वही। जो रंग छंद आनंद बिखेरे, सब पर बरसे, प्रेम वही। अब प्रेम की ये परिभाषा मैंने उस कविता में तो की, लेकिन बाद में मुझे लगा कि ये उन प्रेमियों के प्रति अन्याय होगा जो किसी दूसरे तरह से प्रेम करते हैं। तो उसको लेकर मैंने अभी 3-4 दिन पहले एक और कविता लिखी, जिसमें प्रेम का और व्यापक स्वरूप देने का प्रयास किया है कि प्रेम अगर पीड़ा देता है तो भी क्यों व्यर्थ है। प्रेम तो नहीं व्यर्थ है, उसने उसको उस पीड़ा में भी कुछ आनंद दिया। अगर प्रेम अधिकार चाहता है तो भी प्रेम क्यों व्यर्थ है, प्रेम तो प्रेम है। तो उसको लेकर एक छोटी सी कविता लिखी है जो आपको और आपके माध्यम से आपको, आपके दर्शकों को सुनाना चाहूँगा। फिर बताते हैं कि मेरे प्रिय साहित्यकार कौन है। कविता यह है कि क्या कहूँ क्या प्यार है, क्या कहूँ क्या प्यार है, क्या प्यार का आधार है, क्या प्यार जीवन मुक्ति है या मोह अपरंपार है। क्या बात। यह मौन है या शब्द है या आह है संकेत है, यह मौन है या शब्द है या आह है संकेत है, यह हृदय का ज्वार है या मुट्ठियों की रेत है, यह मुस्कुराता स्वप्न है या कसमसाता सत्य है, यह मुस्कुराता स्वप्न है यह कसमसाता सत्य है, यह पथिक पाथेय पथ है या स्वयं गंतव्य है। एक कहता प्यार मिटना, एक कहता प्यार मिटना, दूसरा कहता सृजन है। एक तपता आँच में है, दूसरा गाता मगन है। एक कहता प्यार तृष्णा, दूसरा की तृप्ति है यह। एक माने जागरण है, दूसरा सुषुप्ति है यह। एक दिल में प्यार की पीड़ा समेटे सह रहा है, दूसरा जो प्यार की खुशबू बिखेरे बह रहा है। एक कहता प्यार जोड़े, जोड़ कर भी जो न बांधे। एक कहता प्यार जोड़े, जोड़ कर भी जो न बांधे, दूसरा कि बंध गए हम इसलिए परिवार साधें। यह शर्त है, अधिकार है, यह भक्ति है, श्रृंगार है, यह समर्पण है कि बस अपना ही खुद विस्तार है। और तुम मुझे देखो मुझे चाहो, यही क्या प्यार है। क्या बात। तुम मुझे देखो मुझे चाहो, यही क्या प्यार है, प्यार है या दूर होकर भी तुम्हारी ही खुशी संसार है। कौन सा है प्यार अच्छा यह नहीं मैं जानता हूँ, कौन सा है प्यार अच्छा यह नहीं मैं जानता हूँ। जो है जिसका और जैसा प्यार उसको मानता हूँ। प्यार किससे प्यार कितना यह अलग इसको बनाता। प्यार किससे प्यार कितना यह अलग इसको बनाता। स्नेह है वात्सल्य यह आराधना या खुद विधाता। प्यार के बिन पत्थरों में प्राण बस सकते नहीं है। प्यार के बिन पत्थरों में प्राण बस सकते नहीं हैं। और प्यार के बिन आंसुओं में गीत हंस सकते नहीं हैं। प्यार के बिन आंसुओं में गीत हंस सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात है। तो अब आते हैं कि मेरे प्रिय साहित्यकार कौन थे या कौन कौन रहे हैं। तो अंग्रेजी में जो रोमांटिक्स हैं, वर्ड्सवर्थ, शेली, कीट्स और बायरन, वो मेरे प्रिय कवि रहे हैं। वर्ड्सवर्थ की कविता प्रकृति और आध्यात्म के कारण, कीट्स की रोमांटिक सेंसिटिविटी के कारण, शैली की इमेजिनेशन और एस्पिरेशन के कारण, और बायरन की पैशन के कारण। तो ये 4 कवि, और उसके बाद जिन कवियों ने अंग्रेज़ी में मुझे प्रभावित किया वे हैं ब्राउनिंग और उसके बाद एलियट। इनकी कविताओं ने मुझे काफ़ी प्रभावित किया। शेक्सपियर के नाटक, अगर आपको जीवन समझना है, विभिन्न चरित्रों की जटिलता को समझना है, तो शेक्सपियर के नाटक उसमें सबसे बड़े सहायक हो सकते हैं। और शेक्सपियर के सभी नाटकों में मेरा प्रिय नाटक है हैमलेट, जो व्यष्टि और समष्टि का संघर्ष और एक आदर्शवादी युवक की वेदना का दस्तावेज है। जहाँ तक
हिंदी के लेखकों का प्रश्न है, मुझे अज्ञेय की उपन्यास, शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप, ये मेरे बहुत प्रिय हैं। कविताओं में प्रसाद की कामायनी, दिनकर की उर्वशी और कुरुक्षेत्र, बच्चन की आत्मकथा और बच्चन की कविताएं, और उसके साथ साथ अगर निबंधों की बात की जाए या डायरी की बात की जाए तो अज्ञेय की डायरी और अ, वर्मा जी के जो गद्य है वो, तो वो ये उर्दू की कुछ चीज़ें पढ़ने की कोशिश की। उर्दू लिपि तो नहीं आती, लेकिन जो देवनागरी में उपलब्ध है उसमें गालिब की शायरी, फिराक गोरखपुरी, अ, फिर मीर तकी मीर, गुलजार, फिर अ, ये मुख्य रूप से। विचारों की अभिव्यक्ति में विधाओं का कितना हाथ है और आप उन्हें किस रूप में देखते हैं? विधाओं का महत्व, अगर आप कोई चीज़ कविता में कह सकते हैं तो मुझे लगता है कि बड़ी बात को शायद कम शब्दों में और सुंदर ढंग से इनडायरेक्टली कहने का एक माध्यम होता है कविता। अगर आपको उसी चीज़ को थोड़ा सा विस्तार में समझाना है तो आप निबंध का सहारा लेंगे, अगर वो विचार है। भावना को, गहरी भावना की अभिव्यक्ति में तो कविता ही शायद सबसे बड़ा माध्यम होगी, सबसे बड़ी विधा होगी। उपन्यास का कलेवर जो है बड़ा व्यापक होता है, उसमें कई चरित्र जुड़ते हैं, उन चरित्रों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन, उस परिवेश का विस्तार से उसकी रूपरेखा बताना, उसको विस्तार से समझाना, ये उपन्यास के माध्यम से संभव होता है। उसमें एक प्लॉट होगा, एक सब प्लॉट होगा, कहानियाँ होंगी तो जुड़ी हुई होंगी, चरित्र होंगे तो गुम्फित होंगे। तो ये शायद जो है एक बहुत बड़े लैंडस्केप को अगर आपको कागज़ में उतारना है तो उपन्यास होगा, उस लैंडस्केप के छोटे से हिस्से को उतारना होगा तो शायद कहानी होगी। क्या मैं ये कहूँ कि आशुतोष अग्निहोत्री में बतौर लेखक धैर्य की कमी है, इसलिए उपन्यास नहीं लिखे, या उपन्यास इसलिए नहीं लिखे क्योंकि उतना वितान पर अभी लिखना नहीं चाहते हैं, उतने व्यापक फलक मुझे लगता है कि शायद दोनों ही बातें होंगी। कि पहली बात तो आशुतोष अग्निहोत्री अभी एक लेखक बनने की प्रक्रिया में है, तो लेखक तो बने नहीं। जब लेखक ही नहीं बने तो उनके अंदर शायद वो धैर्य का पे? अभाव नहीं, होगा। मुझे लगता है अगर आप लेखक नहीं बने होते तो आप हमारे सामने यहाँ उपस्थित नहीं होते। मैंने आपकी किताबें पढ़ी हैं और इन किताबों में किसी दिन उपन्यास लिखना चाहूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि अभी कविताएं मुझे नहीं छोड़ रही, और मेरा ध्यान, मेरा भाव जगत जो है वो कविता में संतुष्ट है। नहीं, मैं एक सवाल चूँकि आपने अभी कहा कि मैं अभी लेखक नहीं बना हूँ। मैं इसका आधार जानना चाहूँगा क्योंकि जब मैं आपकी कविताओं के अलावा 4 कविता संग्रह हैं जिसमें 1 अंग्रेजी का, 3 हिंदी के। इसके अलावा जो निबंधों का आपका संकलन है उसको भी जब मैं पढ़ रहा था और इसमें जीवन का कोई ऐसा बिंदु शायद नहीं है, फलक, जो इसमें नहीं आया है। चाहे वह भाव पक्ष हो, चाहे वह सांसारिक पक्ष हो, चाहे वह सामाजिक पक्ष हो, चाहे वह जो अंतर्मन का पक्ष हो। एक मनुष्य के जीवन के जो फलक हो सकते हैं, यानी उसका आंतरिक स्वरूप, उसका बाह्य स्वरूप, उसका व्यावहारिक, उसका सामाजिक जीवन, उसका प्रशासनिक, चूँकि आप प्रशासन में हैं इसलिए बात कर रहा हूँ, उसका पारिवारिक जीवन, जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं है जो आपकी अब तक के लेखनी में समाहित ना हुआ हो। आपने किसी पक्ष को छोड़ा नहीं है, चाहे वह आंसू हैं, चाहे वह हंसी है, चाहे वह संबंध है, चाहे वह पारिवारिक संबंध हो, चाहे प्रशासनिक संबंध हो, आपके बॉस तक आए हैं, आपके सहकर्मी तक आए हैं।
तो जीवन के हर पहलू पर लिखने के बाद आपकी किताबों में आप यह कैसे कह सकते हैं कि मैं अभी लेखक नहीं बना हूँ और लेखक बनने की प्रक्रिया उसके में हूँ? उसके पीछे का आध्यात्मिक पक्ष है। जी। आध्यात्मिक पक्ष ये है कि मैं इस बात को मानता हूँ, और ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये किसी महान विचारक के शब्द हैं, और इसको मैंने इंटरनलाइज करने की कोशिश की है कि बिना अहंकार के विसर्जन के ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिस दिन आपको लगता है कि आप हैं जिसने ये किया, या आप कहीं पहुंच गए, या आपने कुछ हासिल कर लिया, कुछ लिख दिया, कुछ प्राप्त कर लिया, आप सर्जक हो गए, उस दिन तो आपकी वो साधना जो है वहीं रुक जाएगी। तो अगर मैं अपने आप को ये बोलता हूँ कि मैं लेखक नहीं बना, आप ये आपकी सदाशयता है, आप कि आप मुझे लेखक मान रहे हैं, लेकिन लेखक बनने की भी प्रक्रिया वही है जो ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग है। अगर उस अंतिम बिंदु तक पहुंचना है तो अपने आप को यात्रा में ही मानना होगा। तो मैं यात्रा में ही हूँ, और इस यात्रा के एक पड़ाव पर कविता, एक पड़ाव पर निबंध, एक पड़ाव पर लघु कथा लिखने की कोशिश की है। शायद आगे उपन्यास लिख पाने में भी संभव हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यात्रा मुझे बहुत आनंद दे रही है। अंतिम लक्ष्य तक पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा इसकी परवाह किए ये आपके निबंधों को देखने पर आपने इसका जो फलक है, आपके लेखन में एक बात मैं बार बार अपने आपको भी कह रहा हूँ, आपको तो हालांकि पता होगा कि का फलक दो स्तर पे है। आपकी कविता में भी वो बात है, आपके निबंधों में भी बात है, आपकी कहानियों में भी वो बात है कि आप सांसारिकता से, तात्कालिक अनुभवों से, अपने जीवन के आए हुए लोगों से बात को उठाते हैं और फिर उसका बितान ले जाके निसीम में छोड़ देते हैं, असीम में छोड़ देते हैं। इसकी क्या वजह है? क्या आपको ईश्वर की अनुभूति हुई है? क्या आपको बचपन से इस बात की प्रेरणा, पिताजी ने तो साहित्य सिखा रहे थे ले जाके, अध्ययन करा रहे थे, आपने जिन लोगों को, जिन लेखकों की बात की, उनकी आध्यात्मिकता, उनकी कलात्मकता, उनके साहित्य सृजन, उनकी पुस्तकों की व्याप्ति, उन विषय पर अपनी पकड़ से मुझे कोई दुरेज नहीं है। मैं जानता हूँ कि वो सब बहुत महान लेखकों का आपके ऊपर प्रभाव है, लेकिन ये जो एक बिंदु है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि आप हर बात में, आपके हर 90% मैं कहूँगा कि 90% आपके लेखन का जो हिस्सा है वह सांसारिकता से, तात्कालिकता से, वर्तमान से शुरू होता है और असीम निसीम में जाकर समाप्त हो जाता है। इसके पीछे का बिंदु क्या है? आपने बड़ी गहरी बात पकड़ी है, और मुझे लगता है कि ये किसी अंश में नहीं लेकिन पूरी तरह से सही है कि अ, एक ऐसा अनंत है जो मुझे खींचता है, मेरे शब्दों को खींचता है, और जब आप अनंत द्वारा खींचे जाते हैं तो आप पहुंचेंगे ही नहीं कहीं, आप तो सिर्फ यात्री बने रहेंगे, क्योंकि उस अनंत का ना तो आदि है ना अंत है, उसका तो कोई छोर ही नहीं। और एक अभी किसी से बात करते समय एक ऐसी ही बात निकली थी। मैं कहीं गया था लंच पे, तो उस परिवार में बच्चों से बात कर रहा था, तो ऐसे ही बातचीत के क्रम में, जैसा कि इस उम्र में बच्चे बोलेंगे, उनके अंदर एक स्ट्रीक होगी जो स्थापित मान्यताओं को चैलेंज करेगी, तो अच्छी बात है। और उनके अंदर का जो तार्किक है वो उभर कर आना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये धर्म, ईश्वर, आध्यात्म, ये सब ऐसी मनगढ़ंत बातें हैं, इन्हें कुछ लोगों ने गढ़ लिया इसलिए कि उन्हें समाज में अपना प्रभुत्व स्थापित करना था, और इसलिए जो है ये सारी बातें की गई। तो मैंने भी जो है उन्हें एंगेज किया थोड़ा सा एक इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशन में, और उनसे कहा कि जब तुम मैथ्स पढ़ते थे और अभी भी जब इंजीनियरिंग पढ़ते हो, तो जब पहली बार तुम्हारे मैथ्स के शिक्षक ने तुमसे ये कहा था कि सपोज, तब तुमने उसको चुनौती दी थी।
तब तो हमने सहर्ष और सहज रूप से स्वीकार कर लिया कि एक शून्य है, और उस शून्य से जिसका भी गुणा होगा वो शून्य बन जाएगा, या उस शून्य से जो विभाजित होगा वो अनंत बन जाएगा। तब तो हमने नहीं किसी किसी मैथमेटिशियन से क्वेश्चन किया। तो किसी मिस्टिक से या किसी फिलोसफर से इस तरह की उसकी अवधारणाओं को लेकर क्वेश्चन क्यों करते हो? क्वेश्चन करते हो तो अच्छी बात है, करना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि विज्ञान और अध्यात्म, वेस्ट और ईस्ट, फिलॉसफी और दर्शन, जब इन सारी चीज़ों को आप विस्तार में ले जाते हैं, अनंत में ले जाते हैं, तो सब चीज़ें मिल जाती। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आइसोलेशन में है। आशुतोष जी, मुझे आपकी पुस्तकें पढ़ते हुए एक भय सा लगा, और भय ये लगा कि ये जो शब्दावली है, ये जो भाव हैं, ये उस सांसारिक पुरुष के नहीं हो सकते। तो मुझे ये भय लगा कि कहीं आप इन सबको छोड़ के जिस तरह की तटस्थता का भाव आपकी रचनाओं में है, और जिस तरह से आप अनंत की तरफ उन्मुख हैं, मुझे कई बार ये डर लगा कि कहीं आप सिविल सर्विसेज छोड़ के संन्यास की तरफ, उस रास्ते की तरफ न बढ़ जाएं जो सीधे ईश्वर को आध्यात्मिकता की तरफ, ये खिंचाव ज़्यादा है। देखिए, संसार में रहकर ही जो है आप असली अध्यात्म का परीक्षण कर सकते हैं। जिसने संसार का ही त्याग कर दिया वो कैसा आध्यात्मिक? आपका कोई गुरु कोई आध्यात्मिकता कोई की गुरु ओर? नहीं। जैसे कि जैसे आपने बात की है, बात से बात निकली है, तो मुझे लगता है कि दृष्टा भाव लाना सहज नहीं है, और अपने आप को ही कुछ करते देखना, अगर आप उस स्थिति में हैं, उस वो स्थिति बहुत आदर्श स्थिति है, और वहाँ तक मुझे नहीं लगता कि मैं पहुँचा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी ऐसी अनुभूति होती है कि आप दृष्टाभाव अनुभव करते हैं, तब आप हर्ष और विषाद दोनों के का जो अतिरेक है उसको अनुभव नहीं करते। आप समझते हैं कि ये सब ठीक है, क्षणिक है, लेकिन इससे भी परे, इससे भी इतर एक आनंद है जो आपके हृदय में है। वो सिर्फ इस वजह से है कि आप उसे संपृक्त नहीं है, उसमें डूबे नहीं, वो चिपका नहीं है। बट संसार में रहकर भी निस्सार के सार को अनुभव किया जा सकता है। इसीलिए संसार संसार दुनिया में हूँ, दुनिया है। का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। आपकी रचनाओं में अभी तक जो कुछ भी आपने लिखा है, हालांकि ये बड़ा मुश्किल सवाल है ये कहना कि इन पुस्तकों में जो हमारे सामने मौजूद हैं, कौन सी ऐसी कविता रही है जिसने बहुत जिसको लिखने के बाद आपको लगा कि नहीं, हालांकि हर रचनाकार के लिए उसकी सारी कृतियाँ और सारी रचनाएं समान रूप से प्रिय होती हैं, फिर भी मैं चाहूँगा कि अगर आपको कुछ इनमें से मैं चुनने के लिए कहूँ, जिनको लिख के आपको वाकई संतुष्टि हुई, या जिनको आपने अपने पिताजी को सुनाया या उन लोगों को सुनाया जिनको आप प्रेम करते हैं, और आपको ये एक संतोष भाव हुआ कि नहीं, मैं जिस राह पे हूँ, जिस अनंत की यात्रा में हूँ, वहाँ कुछ कदम ज़रूर आगे बढ़ाया हूँ। तो अगर वो रचनाएँ आप हमें सुना सकें, हमारे दर्शकों को, तो। बिल्कुल। एक रचना जो इस पुस्तक में है, जैसे आपने पूछा कि कोई लिखता क्यों है, या कोई संसार में रहकर अगर कुछ अच्छा करने की अभिलाषा रखता है तो क्यों? क्या उसका कोई उद्देश्य है, या वो इसलिए कर रहा है कि उसे ऐसा करके सुख मिल रहा है? लक्ष्य से अलक्ष्य की साधना जो है वो उसे क्या देती है? तो मैंने इसमें एक कविता, उसकी थपकी में एक कविता लिखी थी जो मैंने पहले भी कही है कि मेरी प्रिय कविताओं में है, कि मैं गीत बनूं, मैं दीप बनूं, मिट्टी ने गलकर सांचे में जब आँच सही तब दीप बना। मिट्टी ने गलकर सांचे में जब आँच सही तब दीप बना, और शब्दों में सच के आंसू से जब स्वप्न हंसा तब गीत बना। मैं गलकर ले लूं रूप नया, मिटकर बनने की आशा है। मैं गलकर ले लूं रूप नया, मिटकर बनने की आशा है। मैं दीप बनूं, मैं गीत बनूं, बस
इतनी सी अभिलाषा है। मेरी मिट्टी भी पल पल में मिटती पर गीत सुना जाती, मेरी मिट्टी भी पल पल में मिटती पर गीत सुना जाती, कुछ अपनों की कुछ सपनों की अव्यक्त कहानी दोहराती। क्षणभंगुर माया जीवन में अमृत प्राप्ति की चाह नहीं, क्षणभंगुर माया जीवन में अमृत प्राप्ति की चाह नहीं, अविरत सुर ज्योति जगाने में मर मिटने की परवाह नहीं। मैं रहूं यहां तो दीप बनूं, मैं रहूं यहां तो दीप बनूं, मैं मिटूं तो मिटकर दीप बनूं, मैं ऊष्म सांस की सरगम संग ठंडे अधरों का गीत बनूं, मैं क्लांत विवश सहमे कोनों को जगमग ज्योतित कर जाऊं, मैं जीकर जीवन सिखलाऊं, मैं मिटकर जीवन बन जाऊं, मैं मिटकर जीवन बन क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जाऊं। दूसरी कविता एक अभी मतलब जिन विषयों पर आप अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे उसी को सोचते हुए मैंने अभी एक कविता लिखी और इसके बाद एक कविता शिव पे सुनाऊंगा क्योंकि शिव मेरे आराध्य हैं। तो इसीलिए शिव का जो योगत्व मैं कहूँगा योगी भाव आपके अंदर है, क्योंकि नहीं, आप लगातार शिव जो है वो हर रूप में है हमारी अब ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि यू कैन बी द सोर्स एंड रीजन ऑफ योर ओन हैप्पीनेस। आप बेसिकली खुशी ढूंढते हैं बाहर या किसी और में, जबकि वो होती आपके अंदर है। तो उसी पर एक उसी भाव को लेकर एक कविता लिखी अभी 2-3 दिन पहले जी। कि हम खुलकर खिलकर मुस्काएं, हम खुद ही इसका कारण हो, हम खुलकर खिलकर मुस्काएं, हम खुद ही इसका कारण हो, हम सभी ईश का अंश यहाँ तो फिर कैसे साधारण हो। हम अपने अंदर देखेंगे तो अंतरिक्ष दिख जाएगा, हम अपने अंदर देखेंगे तो अंतरिक्ष दिख जाएगा, हम माने खुद को रचने वाला महाकाव्य लिख जाएगा। यह दर्पण हमसे पूछ रहा, यह दर्पण हमसे पूछ रहा कि उसे विवश क्यों करते हैं, कि जितने सुंदर दिख सकते हैं उससे कम क्यों दिखते हैं। यह हल्की सी बस रेखा है, यह हल्की सी बस रेखा है तो अधरों को फैलाना है, अच्छाई से आंखें चमकें खुलकर बस मुस्काना है। हंसी दबी है कितनी अंदर हमको खुद मालूम नहीं है, जो कुछ आतुर ढूंढ रहे हैं सब कुछ बिखरा यहीं कहीं। सूरज निकला आभा बिखरी, चिड़ियों की चहचह भी सुन ली, झरकर गिरकर फिर खिलने की फूलों ने अभिलाषा चुन ली। मुस्काने तो भीतर ही हैं, मुस्काने तो भीतर ही हैं, उनको बाहर ढूंढ रहे क्यों, किसी और को केंद्र बनाकर उसी परिधि में घूम रहे क्यों। जो सहज सरल है उसको कितना कठिन मानकर चलते हैं, जो सहज सरल है उसको कितना कठिन मानकर चलते हैं। जो हुआ नहीं जो हो सकता है उसी सोच में गलते हैं। जो आज यहाँ इस पल में है वह पल की कलकल सुनता है, जो आज यहाँ इस पल में है वह पल की कलकल सुनता है। जो कल में जीता जीवन में वह धस खुद दलदल चुनता है। कल यादें हैं कल वादे हैं वो भी सच वो भी व्यर्थ नहीं, कल यादें हैं कल वादे हैं वो भी सच वो भी व्यर्थ नहीं। यह पल जो सुंदर सत्य उसे भी खोना कोई शर्त नहीं, उसे भी खोना कोई शर्त नहीं। क्या बात। अच्छा, ये बताइए आशुतोष जी कि आप तो सिविल सर्विसेज में थे और हैं भी, और मेरा आशय ये था कि जिले के स्तर पर जी जी जी। आपने बहुत सारा काम किया। प्रशासनिक सेवाओं में आप सीधे व्यक्ति के जीवन में बदलाव ला सकते हैं या उसको प्रभावित कर सकते हैं? साहित्य आपका उसके आत्म को प्रभावित कर सकता है एक व्यापक फलक पर। ये जो दोनों क्षेत्र हैं जहां आप सीधे सीधे प्रभाव डालने की स्थिति में हैं, कोई ऐसी घटना जो साहित्य के क्षेत्र से जुड़ी हो, आपके रचनाओं के अनुभव से जुड़ी हो, जिसमें आपके पाठक से आपको संतोष की प्राप्ति हुई हो, और प्रशासनिक सेवा का कोई ऐसा अनुभव, होंगे तो बहुत सारे, लेकिन कोई एक ऐसा अनुभव जिसने आपके आत्म को छुआ हो। चूंकि आपके निबंध में बहुत सारे पहलू हैं। इससे पढ़ सकते हैं। हाँ हाँ, हाँ एकदम एकदम। हाँ आप तो मैं ये चाहूँगा कि आप वो दो घटनाएं, मतलब जो साहित्य ने जहाँ छुआ व्यक्ति को,
और आपके प्रशासनिक अनुभव में, हालाँकि मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को कि वे अगर अंग्रेज़ी पढ़ना जानते हो, आप अंग्रेज़ी की किताबें हिंदी में भी तो लेके आइए अनुवाद करके। अंग्रेजी के पाठक वर्ग को तो आप समृद्ध कर रहे हो नहीं अपने नहीं, हम तो दोनों भाषाओं में न लिखते हैं। नहीं, दोनों मेरे भाषा लिए तो हिंदी हिंदी की सेवा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी अंग्रेजी। हाँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपके क्योंकि निबंध भी बहुत ही स्तरीय और उनका वितान एक बहुत ही व्यापक फलक पे बहुत छोटे-छोटे हैं और कहानियों से ज़्यादा आपको आनंद आएगा जब आप इनको पढ़ेंगे। मैं पढ़ते समय मुझे आश्चर्य हो रहा था कि इनको निबंध शैली में क्यों लिखा, इनको तो कहानियों के रूप में लिखते तो और भी ज़्यादा अ, साहित्यिक रूप से मैं कहूँगा कि ज़्यादा प्राप्ति होती है आपकी। निबंध एक ऐसी विधा है जो अभी आज के दौर में, हाल के समय में हिंदी में थोड़ी विलुप्त हो रही है और अंग्रेजी में भी निबंधों की वो स्थिति नहीं है। साहित्यकार जितने भी हैं अभी, वो फ़िक्शन में लिखकर बहुत तेज़ी से बेच लेते हैं अपने को। वहाँ जो पाठक जो है वो सहजता से अपने को जोड़ लेता है। निबंध में उसको थोड़ा लगता है कि इसमें दर्शन भी है, इसमें ज्ञान भी है और शब्द भंडार तो होते ही हैं। यहाँ आपके इस प्रश्न के उत्तर में मैं उस प्रश्न के उत्तर भी देना चाहूँगा जिसमें आपने कहा कि आपने उपन्यास क्यों नहीं लिखा। पहली बात, मतलब ये मेरे व्यक्तित्व की कमी या दुर्बलता भी हो सकती है कि ये शायद जीवन का एक पक्ष अधिक देखना चाहता है। मेरा मानना है कि जीवन में या इस संसार में जो कुछ है वो जोड़ों में है। अच्छाई है तो बुराई है, अंधकार है तो प्रकाश है, जीवन है तो मृत्यु है। वो पेयर में तो होगा ही, ऑपोजिट्स में ही होगा। लेकिन मुझे जो है विशेषकर मुस्कुराहट देखना, आनंद देखना, खुशियाँ देखना, प्रकाश देखना, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जीवन जो है, जीवन अगर समग्रता में देखा जाए और जीवन को उसके संपूर्ण कलेवर में अगर देखा जाए, लिखा जाए, तो उसके वो पक्ष भी लाने होंगे जो दूसरे पहलू हैं। जो डार्कनेस है, स्याह पक्ष। जो ईविल है, जो निराशा है, जो डिस्पेयर है, अगर उसको भी लाएंगे और जीवन को समग्रता से उस कलेवर में लिखेंगे तो शायद उपन्यास तैयार होगा। लेकिन मैं उसको छूना नहीं चाहता क्योंकि वो कहीं ना कहीं मुझे प्रभावित करेगा, मेरी उस यात्रा को प्रभावित करेगा जहाँ मैं अपने जाकर कहीं किसी बिंदु पर जाकर खुद को निस्सीम में खो देना चाहता हूँ। तो एक तो वो हुआ। दूसरा, आपने कहा कि कर्म क्षेत्र में और सृजन क्षेत्र में क्या ऐसा हुआ जिसमें आपने किसी को सीधे छुआ, अपने काम से प्रभावित किया, उसका जीवन बदला। तो मुझे लगता है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा एक ऐसी सेवा है जो ऐसे अनगिनत अवसर देती है। और ख़ास तौर, वैसे तो आप जहाँ भी रहें, आप कुछ अच्छा करके किसी न किसी को अच्छे ढंग से प्रभावित कर सकते हैं, उसके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन जहाँ तक छोटी जगहों की बात है, जब आप एसडीएम होते हैं या जिलों में जाते हैं और काम करते हैं एक डीएम के तौर पर, तो वो एक संस्था ऐसी है जिसमें आपके पास करने के लिए इतना कुछ होता है। इतने सारे लोग आपके पास आशा से आते हैं कि आप जब उनकी बात सुन लेते हैं या मिल लेते हैं और उनकी किसी समस्या का निदान दे देते हैं, तो उस व्यक्ति के जीवन पे के चेहरे पर जो मुस्कुराहट आती है, जो संतोष का भाव आता है, उसको अगर आप देख मात्र लेते हैं तो कविता जैसी लगती है। वो किसी भी कविता से ज़्यादा सुंदर लगती है। तो ऐसे तो अनगिनत, खास तौर से मुझे लगता है कि प्रारंभिक दिनों के बाद जब गुवाहाटी में मैं डीएम था, तो वहाँ पर कुछ कुचक्र की वजह से बहुत सारे जो विवश मजबूर लोग होते थे या जिनके पास उतना पावर नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं है, उनकी ज़मीनें काफ़ी जो है जा रही थी। तो उनको अ, वापस दिलाने की एक कोशिश की थी, लैंड ग्रैबर्स से मुक्ति दिलाने की। उसने भी मुझे काफ़ी संतोष दिया था। फिर जहाँ तक साहित्य के माध्यम से, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने कहा है कि हाँ, इस कविता से जो है एक पॉजिटिविटी फील हुई, अच्छा लगा। तो अभी कुछ दिन पहले मेरा एक मित्र था, वो आया मेरे पास,
अनावश्यक रूप से आज मतलब मॉडर्न लिविंग का ये एक पिटफॉल है कि बहुत सारे लोग जो है अनावश्यक रूप से अवसाद का शिकार हो रहे हैं, डिप्रेशन को फील कर रहे हैं, लोनलीनेस को फील कर रहे हैं। तो उससे मैंने कुछ बातें की, उन बातों से जो है बाद में रात में जाकर एक कविता लिखी कि यह सारी दुविधा मन की है, ये मन का ही बस है बंधन। तो वो उसको बताया हमने कि देखो ये तुम्हारे ऊपर है, तुमने इस कविता को जन्म दिया है। तुम जब कविता को जन्म देने का सामर्थ्य रखते हो तो दुख को कैसे जन्म दे सकते हो। क्या बात। तो मैं तो उससे जो है मुझे लगता है कि उस वो भी थोड़ा बेटर फील हुआ। एंड नाउ इज ओके, सो अच्छा लगा। बहुत अच्छी बात। अभी इन दिनों क्या लिख रहे हैं आप? इन दिनों कविताएं ही लिख रहे हैं। अभी जैसा कि मैंने पहले कहा कि फ्लाइट में जाते समय मैं अक्सर कुछ न कुछ लिखता हूँ। तो एक कविता मैंने अपनी बेटी पे लिखी थी। मेरी बेटी का नाम पाही है। पाही वैसे उसका नाम सात्विकी है, लेकिन घर का नाम पाही है, जिसे जो असमिया भाषा में एक पंखुड़ी के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो अचानक वो मेरी स्मृति में आ गई और मैंने इस कविता को लिखा कि तुम मेरी हो पहचान मेरी परछाई हो, तुम मेरी हो पहचान मेरी परछाई हो, तुम ही तो धड़कन बन जीवन में आई हो। सब कहते हैं और सच ही है तुम मेरे जैसी दिखती हो। सब कहते हैं और सच ही है तुम मेरे जैसी दिखती हो। तुम वैसे ही मुस्काती हो, चुपचाप सोचती लिखती हो। तुम मेरा ही तो हिस्सा हो, तुम मेरा ही तो हिस्सा हो। तुम मेरा संवरा रूप मधुर, तुम मेरा दर्पण भान मेरी तरुणाई हो। तुम मेरी हो पहचान मेरी परछाई हो। तुम मन में उपजी फिर उतरी बन किरण सूर्य की मुस्काई। तुम थिरकी तो मन आंगन में गुनगुनी धूप खिलकर गाई। तुमको बाहों में लिया तुम्हारी खुशबू से मैं भीगा था। तुमको बाहों में लिया तुम्हारी खुशबू से मैं भीगा था। तुम मेरी करुणा गान मेरी अच्छाई हो। तुम मेरी हो पहचान मेरी परछाई हो। मुझे याद हर रात कहानी लोरी परियां थपकी तारे। मुझे याद हर रात कहानी लोरी परियां थपकी तारे। मुझे याद हर बात तुम्हारी गुड़ियां और खिलौने सारे। मुझे याद वह फूल तुम्हारी हंसी देख शर्माया जो। तुम मेरी मृद मुस्कान मेरी सच्चाई हो। तुम मेरी हो पहचान मेरी परछाई हो। मैं चुन लूं पथ के शूल सभी, मैं तुम्हें स्वप्न दूं उड़ने दूं। मैं चुन लूं पथ के शूल सभी, मैं तुम्हें स्वप्न से जुड़ने दूं। मैं सभी आंधियों को थामूं, मैं तुम्हें पंख दूं उड़ने दूं। तुमको पाकर लगा बेटियां सबसे सुंदर कविताएं। तुमको पाकर लगा बेटियां सबसे सुंदर कविता हैं। तुम मेरा हो अभिमान मेरी तुम पाही हो। तुम मेरी हो पहचान मेरी परछाई। क्या बात है। और एक दूसरी कविता शिव पे लिखी थी कि शिव को समझने के प्रयास मैंने भी किए, बहुत लोग करते हैं, और अंत में यही पाया कि शिव को समझने का प्रयास व्यर्थ है, क्योंकि शिव तो वही है जो नहीं है। शिव का शाब्दिक अर्थ ही यही है कि जो नहीं है वो शिव है। तो उस पर है कि शिव वह है जो है यहीं कहीं, और शिव वह भी जो है यही नहीं। शिव नील व्योम का आदि छोर, शिव सहज सरस, शिव है अघोर, शिव प्रणय प्राण की सरगम है, शिव मुक्त खुला शिव संयम है। शिव सबके अंदर सबके पार, शिव करुण धार, शिव है उदार, शिव की हद ही तो अनहद है। शिव राग रंग शिव रग रग है, शिव से सहमी हर सांस बंधी, शिव से टूटी हर आस बंधी। शिव के ही संग सुर ताल चढ़ा, शिव से ही तो संसार बढ़ा। शिव का ही तो है पार शून्य, शिव के बिन सब निस्सार शून्य। शिव सुधा स्वयं, शिव गरल पान, शिव जग का है कल्याण ध्यान। जो जहां कहीं बस जैसा है, जो जहां कहीं बस जैसा है, वह अंश शिवा का वैसा है। शिव थिरके तो ब्रह्मांड सजे, शिव चुप हो फिर भी साज बजे। शिव नाम प्रेम का दूजा है, शिव सच की सुंदर पूजा है। शिव ध्यान मग्न शिव अविचल है, शिव ध्यान मग्न शिव अविचल है। शिव ठहरे मन की कलकल है, शिव शिखर शक्ति आराधन का, शिव शिखर शक्ति आराधन का। शिव साध्य यहाँ हर साधन का, शिव शक्ति यहीं तो रहते हैं, घुल मिलकर अंदर बहते हैं।
उनका मिलना ही खिलना है, शिव से दूरी ही हिलना है। शिव पालेगा जो सरल हृदय, शिव समझेगा जो तरल हृदय। शिव आंख बंद कर दिख जाते, शिव आंख बंद कर दिख जाते। शिव बिना कलम के लिख जाते, शिव बिना कलम के लिख जाते। आशुतोष जी, हम लोग बड़ी लंबी बातचीत कर चुके, लेकिन छोटे छोटे कुछ सवाल मेरे हैं। जी। एक पीस ऑफ माइंड को आपने लिखा है रैंडम थॉट्स का कंपाइलेशन। इसी तरह से कलर्स ऑफ माई वॉल के पीछे एक पंक्ति है, नॉट विद द सेम ब्रश। क्या अर्थ है इसका? पीस ऑफ माइंड मेरी पहली पुस्तक थी जी। और जैसा कि आपने कहा कि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे अंश हैं, जिसे मैंने एक डायरी के रूप में लिखा था। कभी किसी व्यक्ति से मिले, उसका कोई पक्ष मुझे उसने बहुत प्रभावित किया, या कोई घटना हुई, या देश समाज में ही एक ऐसी कोई घटना हुई जिस पे मैं सीधी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता, लेकिन उससे किसी तरह का प्रभाव ज़रूर उत्पन्न हुआ अंदर। उसने विचारों की श्रृंखला को जन्म दिया, और वो जो है उस तरह के भाव विचार उन शब्दों में व्यक्त हो गए। तो पीस ऑफ माइंड रैंडम थॉट्स हैं, अलग अलग घटनाओं पे, अलग अलग व्यक्तियों से मिलने के बाद, अलग अलग स्थानों पे जाने के बाद उस परिवेश से क्या विचार उत्पन्न हुए, इनका एक संकलन है। तो इसमें किसी तरह की तारतम्यता नहीं है। कुछ परिवार से संबंधित हैं, कुछ पिता से संबंधित हैं, कुछ माता से संबंधित हैं, कुछ बच्चों से संबंधित हैं, कुछ मेरे लंदन प्रवास से जो मेरे अनुभव हैं उनका जिक्र है, कुछ असम से संबंधित हैं, कुछ देश विदेश में हो रही घटनाओं से, या कुछ सिर्फ प्रतिक्रियात्मक है। जैसे कि आपसे मैं मिला और मुझे इस बात ने बहुत प्रभावित किया कि आपने अगर जीवन में दो पक्षों को या दो छोरों को मिलाने की बात कही तो उसके क्या अर्थ हो सकते हैं। इस पर मैं अपना कुछ सोचने के बाद अगर प्रतिक्रिया देता हूँ तो वो उस पेज का जन्म होता है। तो इस तरह पीस ऑफ माइंड का जन्म। जहाँ तक कलर्स ऑफ माई ऑल का प्रश्न है, ये भी उसी विधा में। इसमें थोड़े से लंबे हो जाते हैं वो नोट्स, और शायद इसमें दार्शनिक पक्ष थोड़ा सा और गहराता है। और कलर्स ऑफ माई वॉल, इसमें नॉट विद द सेम ब्रश इसलिए हैं क्योंकि उसमें भी ये एक पक्षीय नहीं है, इसमें भी कई स्तरों पर भाव जगत में यात्रा है। तो इस वजह से वो भी कलर्स ऑफ माई वॉल भी है। सेम थिंग लुकिंग एट द स्काईज एंड बियॉन्ड की यात्रा शायद उसके बाद की है। तो जैसे जैसे आपका मन, आपका आपके विचार, आपकी आत्मा की यात्रा आगे बढ़ रही, उसी तरह हो सकता है इन शब्दों की यात्रा आगे बढ़ रही। द लाइट ऑफ लव एंड अदर स्टोरीज में ये आपके लेखन में बार बार हम लोग जीवन, प्रकृति, ये प्रकृति भी बहुत गहराई से आई है। और निश्चिंतता आकाश की हो या समय की हो, हम लोग जिस समय में हैं वहाँ सोसाइटी में, समाज में बहुत कन्फ्लिक्ट है। राष्ट्र की सीमाओं को लेकर, राज्य की सीमाओं को लेकर, धार्मिक आधार पर। आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप जानते होंगे कि जातिगत आधार पर भी बहुत सारा बंटवारा है। अभी जो आधुनिकता का दौर है उसमें पारिवारिक स्तर पर भी विघटन की बहुत सारी स्थितियां हैं। वर्ग, जाति से हम धीरे धीरे व्यक्ति के स्तर पर बढ़ते जा रहे हैं। ये जो समाज के अंदर जो कन्फ्लिक्ट है विविध स्वरूपों में, बतौर लेखक आप इसका कोई हल देख पाते हैं क्या? बतौर कवि, या आपकी का तो पथ आध्यात्मिकता पर भी एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि अग्रसर हैं, और सीधे आप प्रशासनिक सेवा में जुड़े हैं, अभी गृह मंत्रालय में भी हैं। जो मनुष्य का, जिसको हम आदर्श मनुष्य की जो कल्पना या कामना हम करते हैं, या हम जो कह सकते हैं कि पिछले अरबों वर्षों का, करोड़ों वर्षों की जो हमारी यात्रा है, उसमें मनुष्य आज जहाँ पहुँचा है, हमारा जो आदर्श स्वरूप था, आदर्श मनुष्य की जो बात है जिसमें करुणा, संवेदना, जो हमारे जितने भी पूर्वज
महान लोग हुए हैं। अगर हम कृष्ण से शिव की बात आप कर रहे थे, शिव के पास तो जो भी हम उनकी परिकल्पना कर पाते हैं, कहीं कोई भी भेद नहीं है। बुद्ध के यहाँ भी नहीं है, राम के यहाँ भी नहीं है। तो किसी भी धर्म में हम अगर आदर्श पुरुष की बात करें तो वहाँ कोई विभेद नहीं है। लेकिन ज़मीनी स्तर पर हम आज के समय में सच्चाई अलग देखते हैं, इतर देखते हैं और विघटन ज़्यादा बढ़ रहा है। क्या आप बतौर लेखक, बतौर कवि किसी ऐसे समय की कल्पना कर पाते हैं जिसमें मनुष्य अपने श्रेष्ठतम रूप में होगा, जहाँ कोई हिंसा, घृणा, द्वेष नहीं होगा? क्या ऐसी स्थिति संभव है आने वाले समय में? कविता में और कवि के लिए तो हमेशा ही ये स्थिति संभव होती, और इसीलिए शायद उस कविता का जन्म होता है, क्योंकि वो तो उस आदर्श की कल्पना करके ही और उस आदर्श को अपना ध्येय बनाकर ही लिख रहा है। लेकिन ये भी सच है कि जो आपके इर्द गिर्द हो रहा है या घट रहा है, क्या आप उससे अप्रभावित हैं? आर यू इवेसिव? क्या उसे अनदेखा करके लिख रहे हैं, या वो है इस वजह से आपके आदर्श की के पाने की जो चाह है वो और ज़्यादा गहरी है, तीव्र है? तो मुझे लगता है कि लेखक के लिए तो शायद वो अपने परिवेश से अछूता नहीं है। वो उसी परिवेश में रहकर उन तमाम तथ्यों सत्यों को जानते हुए उस आदर्श की साधना कर रहा है। अपनी कविता से, अपने लेखन से यदि वह किसी भी सकारात्मकता का प्रसार कर सकता है, किसी एक व्यक्ति को भी बेहतर बना सकता है, उसके अंदर जो बिखराव है, जो विघटन है, उसको दूर कर सकता है या कम कर सकता है, तो उसके लेखन की सार्थकता है। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जो मनुष्य की आकांक्षाएं हैं और उन्होंने तमाम संघर्षों को जन्म दिया है, और उसी के साथ साथ जो उसकी पहचान ढूंढने की प्रवृत्ति है, उसने भी उसको तमाम इकाइयों में बांटा है। हर व्यक्ति, सब में देखा जाए तो सबसे पहले तो एक व्यक्ति ही था। जन्म हुआ था तो उसकी सिर्फ वही पहचान थी कि वो किसी के यहाँ जन्मा हुआ एक बच्चा है। उसके बाद उसको समाज ने, परिवार ने, उसके परिवेश ने अलग अलग पहचानें दी। जिसे लेकर गालिब कहते भी हैं कि जब मैं था वह कुछ न था तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न मैं होता तो क्या होता। तो उन तमाम भेद विभेद के बीच जो एक होने का भाव है, उसकी की साधना भी, या उस लक्ष्य की साधना भी साहित्य और कविता अवश्य करता है। मुझे यहाँ पर टी.एस. एलियट ने जो द वेस्टलैंड लिखी है, उसमें उन्होंने अंत में, अब वो द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका के बाद के विश्व में, और जो विश्व में जो खालीपन है, जो एक उसके अंदर बिखराव है या अपूर्णता है, उसको लेकर लिखी हुई वो कविता है द वेस्टलैंड। और उसमें अंत में जो कवि का जो संदेश है, वो आपको जानकर अच्छा भी लगेगा कि बृहदारण्यक उपनिषद के एक प्रसंग का उल्लेख वो करते हैं कि जिसमें प्रजापिता की वाणी जो है वो तीनों लोगों के लिए, तीन लोग कौन कौन है, एक मनुष्य है, एक देव है और एक दानव है। और वो हैं कहाँ? वो हर मनुष्य के अंदर है। तो वो सिर्फ जब उनके पास वो तीनों जाते हैं कि आपका हमारे लिए क्या संदेश है, तो वो तीनों को दा बोलते हैं, दा। और हर के लिए वो दा अलग अर्थ रखता है। किसी के लिए दत्त है कि दो, बी गिविंग, किसी के लिए दम्यत है, कंट्रोल, या किसी के लिए दयाध्वम है, गाइडनेस। तो शायद मतलब ये अभिलाषा हर साहित्यकार की रही है, हर मनीषी की रही है कि संसार बेहतर हो, मनुष्य और सुंदर बने, और किस तरह के जो बिखराव हैं, विभेद हैं, वो कम हो, एक आदर्श समाज की रचना हो। यही तो साहित्य की साधना। हमें समय देने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। बहुत आपसे बहुत धन्यवाद। बातचीत करके अच्छा लगा। उम्मीद है हमारे दर्शकों को आशुतोष अग्निहोत्री जी से यह मुलाकात पसंद आएगी।
अगले सप्ताह मैं फिर किसी बड़े रचनाकार के साथ, आपके प्रिय लेखक के साथ, आपके प्रिय कवि के साथ इस कार्यक्रम में मिलूँगा। बातें मुलाकातें देखते रहें, कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से हमें अवगत कराते रहें। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।